नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। सूक्ष्मदर्शी अपन स्टार्ट कर चुके हैं और हमने उसमें सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ भी लिया है ना। दूसरा सिलेबस जो हमारे सिलेबस में सूक्ष्मदर्शी है वो है, एक मिनट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। चलो सब, तो नंबर 1 अपन पढ़ चुके हैं। अब नंबर 2, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक साहब, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है साहब, इसका बेसिक प्रिंसिपल मैंने समझा ही दिया था आपको कि वह उपकरण जो बिंब का बड़ा प्रतिबिंब बना दे सूक्ष्मदर्शी कहलाता है ना। उद्देश्य है इसका है पास लाना, तो ठीक है, सूक्ष्म वस्तु है तो अपन पास तो इसको वैसे ही ला सकते हैं, तो उसके तो इसमें कोई टास्क है ही नहीं। फिर मैंने सरल सूक्ष्मदर्शी में आपको अंत में एक बहुत शानदार बात भी समझाई थी कि केवल हम आंखों से जब वस्तु को देखते हैं 25 सेंटीमीटर दूर रखकर, तो सभी किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती। मतलब कम संख्या में किरणें नेत्र के अंदर प्रवेश करेंगी। ये परावर्तित किरणें ही प्रतिबिंब बनाती हैं। अब ये परावर्तित किरणें ही प्रतिबिंब बनाती हैं, तो प्रतिबिंब के निर्माण में स्वाभाविक किरणें कम पड़ गई, या किरणों की संख्या पूरी की पूरी नहीं, कुछ का तो लॉस हो ही चुका, तो प्रतिबिंब स्पष्ट यानी उसमें शार्पनेस दिखाई नहीं देगी। तो हम स्वाभाविक रूप से प्रतिबिंब के निर्माण में जितनी ज्यादा से ज्यादा किरणें एकत्रित कर सके, प्रतिबिंब उतना ही शानदार बनेगा। ये फैक्ट है। अभी जैसे मान लो कोई आपसे पूछे कि साहब दर्पण है या लेंस है, आधा ढक दिया या उसका कुछ हिस्सा ढक दिया, क्या होगा भाई? प्रतिबिंब तो बनेगा। कुछ हिस्सा ढक देने से प्रतिबिंब के निर्माण में कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन क्योंकि आप कुछ हिस्सा ढक चुके हो, तो लेंस या दर्पण जो किरणें एकत्रित करता, ढक चुकने के कारण वो उनको एकत्रित नहीं कर पाता, तो कम संख्या में किरणें एकत्रित करता है, और कम संख्या में किरणें एकत्रित करता है तो प्रतिबिंब में चमक नहीं होती, उसकी तीव्रता में कमी हो जाती है, धुंधला हो जाता है या कम तीव्रता का बनता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि सारा कमाल ही एकत्रित या परावर्तन के पश्चात एकत्रित किरणों का है। अगर आंख ही अधिकतम किरणें एकत्रित करेगी तो आंख में अच्छा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन क्यों लॉस हो जाता है वो तो आपको मैंने दिखा दिया। भाई वस्तु जब 25 सेंटीमीटर दूर रखोगे तो परावर्तित सभी किरणें नेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती, डिस्टेंस है, दूरी है। लेंस में आप चिपका सकते हो, चिपका के रख सकते हो। भाई आंख से तो प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी बनाओगे, पर लेंस से तो वस्तु चिपका सकते हो, लेंस को आंख में चिपका सकते हैं, वस्तु को थोड़ी चिपका रहे हैं। तो सब हम बिना लेंस के तो हम 25 सेंटीमीटर दूर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी नहीं रख सकते, लेकिन लेंस का उपयोग करके हम वस्तु को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी में रख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर में रख लेते हैं लेंस का उपयोग करके, क्योंकि डायरेक्ट थोड़ी है। हमारे तो आंख के बाद तो लेंस है और लेंस के बाद वस्तु है, समझ गए ना मेरी बात को। तो लेंस के बाद वस्तु है,
तो लेंस क्या करता है, वस्तु से सारी किरणें एकत्रित कर लेता है, और सारी किरणें, वो पास है ना भाई, तो पास है तो सारी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेगा वस्तु से आने वाली, और उन प्राप्त किरणों से वो प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। क्योंकि वस्तु उस लेंस के पास है तो उसके द्वारा अधिकांश किरणें अवशोषित की गई, और अधिकांश किरणें अवशोषित की गई तो सबकी सब किरणें प्रतिबिंब के निर्माण में काम आई, तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा, है ना साहब। तो ये फंडा मैंने आपको लास्ट एपिसोड में समझा देता। अब आते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सब दो या अधिक लेंसों के संयोजन से निर्मित सूक्ष्मदर्शी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब आप कम से कम तो 2 लेंस लेंगे, और अधिक से अधिक तो कितने ही लें, है ना। तो जैसे जैसे अपन देखते हैं सूक्ष्मदर्शी अलग अलग दामों के, बहुत महंगे भी, तो उनमें बहुत सारे लेंसों का संयोजन होता है, और लेंसों के संयोजन से हमें फायदा भी होता है, क्योंकि पहले हमने एक न्यूमेरिकल में जान लिया है m बराबर m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू, ये हमने पढ़ा ना, एक जगह मैंने न्यूमेरिकल में यूज किया था, m1 इंटू m2 इंटू m3। जितने ज्यादा लेंस लेंगे स्वाभाविक आवर्धन उतना ही अधिक होगा। खैर अपने सिलेबस में तो हमें ज्यादा से ज्यादा लेने भी 2 ही लेंस हैं, 2 से ज्यादा अपने सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन अच्छे सूक्ष्मदर्शी में आप बहुत सारे लेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर साहब। तो हमें तो 2 लेंस से बनाना है। अब लेंस का हवा में टिकेंगे क्या? नहीं, लेंस आपको लगाने होंगे बेलनाकार नलियों के सिरे पर। तो स्वाभाविक है 2 लेंस हैं तो 2 बेलनाकार नलियां भी चाहिए। इन बेलनाकार नलियों को एक दूसरे में हम एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों नलियों का व्यास समान नहीं होता। एक नली कम व्यास की होती है जो दृश्य की ओर होगी, अभी वो सब बता दूंगा, मैं चित्र बनाऊंगा। और एक नली अधिक व्यास की होगी जो नेत्र की तरफ होगी। तो कहने का मतलब ये जो 2 लेंस हम बना रहे हैं, ये लेंस 2 बेलनाकार खोखली नलियों के सिरे पे लगाए जाएंगे, और दोनों नलियों के व्यास अलग अलग हैं, तो इन दोनों नलियों को एक दूसरे में एडजस्ट कर देते हैं। यानी ये नलियां एक दूसरे से पास भी ला सकते हैं, दूर भी ले जा सकते हैं। यानी लेंसों को पास दूर भी लाया जा सकता है और घुमाया भी जा सकता है। इस व्यवस्था को हम रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट कहते हैं, यानी दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। ठीक है साहब। अब मैं चित्र बना रहा हूं, आप चित्र स्क्रीन पे से देख के बनाएंगे तो नहीं बनेगा, है ना। ये चित्र लॉजिकल बनता है, आप तर्क से चलेंगे तो बनेगा, नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगी। चित्र थोड़ा कठिन है। अब सब पहले तो मैं मुख्य अक्ष बना दूं। ये मैंने मुख्य अक्ष बना दी सब, है ना। मेरे को भी हो सकता है 1-2 बार मिटाना पड़ जाए। अब सबसे पहले आ जाओ दृश्य की ओर वाले लेंस की बात करें, लॉजिक से बनाऊंगा ना पूरा। अब वस्तु यानी बिंब की ओर, मतलब दृश्य की ओर जो लेंस है उसको ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अभिदृश्यक, है ना। तो एक लेंस तो मैं बनाता हूं बिंब की ओर, दृश्य की ओर, जिसे अपन क्या बोलेंगे, अभिदृश्यक, है ना। अब ये लेंस कैसा होना चाहिए सब, तो मैंने आते ही आज भी लॉजिक डिस्कस किया। ये लेंस कम फोकस दूरी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वस्तु को लेंस के पास रख सकें। वस्तु लेंस के पास रहेगी तो वस्तु से आने वाली सभी किरणों को लेंस इकट्ठा कर लेगा, एकत्रित कर लेगा, फिर उनसे शानदार प्रतिबिंब बना के आगे आंख वाले लेंस को देगा। क्लियर भाई? आंख वाले लेंस के सामने तो डायरेक्ट वस्तु है ही नहीं ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में तो एक ही लेंस था,
इसमें तो कम से कम कितने लेंस लेने हैं? 2 लेंस लेने हैं। तो अभी जो लेंस ले रहा हूं वो तो वस्तु की तरफ वाला है, वस्तु बिंब के दो, दृश्य के दो, उस तरफ वाला है ना। तो इसको तो वस्तु से ज्यादा किरणें एकत्रित करनी है, उन एकत्रित किरणों से अच्छा स्पष्ट चमकीला प्रतिबिंब बना के देगा। तो साहब लॉजिक के अनुसार ये लेंस कम फोकस दूरी का होना चाहिए। अब आपको तो चित्र देखना दिखे ना भाई, तो आपको चित्र दिखे इसलिए आपके लिए तो बड़ा सा बनाया जाएगा O1, है ना। इस लेंस को अपन बोलेंगे अंग्रेजी में हिंदी में अभिदृश्यक, है ना, यानी ऑब्जेक्टिव। चलो सब, इसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए ना। चलो ये साहब इसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, LO लिख दो इसको ऑब्जेक्टिव के नाम से। ये FO और इसके दुगने पर 1 मिनट। सब किरण चित्र है, किरण चित्र में क्या है, सीधा बनना अनिवार्य है। अगर किरण चित्र सीधा नहीं बना तो फिर वो स्पष्टता नजर ही नहीं आएगी। इसका डबल कर लूं, ये इसका मैंने डबल कर लिया। यार इतनी बारीकी के बावजूद भी दिक्कत होती चित्र में, आप सोचो, है ना। अभी भी मेरे को तो टेढ़ा ही दिख रही लाइन में। एक बार और कोशिश कर लूं सब, थोड़ी सी लाइन, वो तो बिल्कुल ही तिरछी दिख रही है वास्तव में, ये तो तिरछी चलेगी। एक बार सब यूं कर लें, चलो अब सही दिख गई ना। तो इसका डबल पे यहां लिख लेता हूं मैं 2FO। लॉजिक से बनाऊंगा इसलिए हर चीज आपको ध्यान से सुननी होगी, है ना। ये लो सब। अब आपको दृश्य की ओर होने के कारण ये क्या कहला, अभिदर्शक। छोटे व्यास वाली नलिका के एक सिरे पर कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जो मैंने आपके सामने लगा दिया। इसका नाम अभिदर्शक है, LO इससे बोलेंगे। अब वस्तु रखी जानी है, इसने इसका नाम अभिदर्शक है। वस्तु कहाँ रखोगे आप, ध्यान रखिएगा। अब OF के बीच में नहीं रखोगे आप, क्योंकि अगले लेंस को आपको प्रतिबिंब पहुंचाना है। अगर आपने अब O और F के बीच में रख दिया तो प्रतिबिंब इसी ओर बन जाएगा, और स्वाभाविक नेत्र तो इस लेंस के इधर तो नेत्र है नहीं, नेत्र तो अगले लेंस के उस तरफ है। तो साहब आप विशेष ध्यान रखें कि अब की बार आपका नेत्र यहां नहीं है, बल्कि इस लेंस के बाद एक और लेंस है और उस लेंस के बाद नेत्र है। तो अब की बार आपका नेत्र यहां नहीं है, तो अब आप O और FO के बीच में वस्तु नहीं रखेंगे। अब आपको कहाँ रखनी, F to F के मध्य में, कहीं भी रख दे, है ना। ये सब मैंने F to F के मध्य में ये वस्तु रख दी PQ, ठीक है। स्वाभाविक है, ये कलर चेंज कर दूं साहब, मेरे को थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन फिर वो चित्र बन जाएगा ना स्पष्ट, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये साहब अभिदर्शक के लिए क्या हुआ, बिंब, है ना। अभिदर्शक वाली सभी चीजों के आगे O लिख दिया जाएगा। तो ये अभिदर्शक के लिए बिंब हुआ, UO लिख दिया। अब अभिदर्शक इसका प्रतिबिंब बनाएगा, है ना। रेट से चल रहा है, रेट से वहां एक किरण तो लोगे आप मुख्य अक्ष के समांतर, जो FO से निकलेगी, और एक किरण लोगे आप प्रकाश केंद्र पर डालोगे, जो सीधी की सीधी गुजरेगी, है ना। तो सब एक किरण तो ये ले ली, इसको थोड़ा सा दूर कर दूं साहब, ये मेरे को थोड़ा पास लग रहा है, लेकिन यार थोड़ा सा चलो कर देता हूं उसको ना। ये मेरे को एकदम पास लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं कर रहा हूं, है ना।
अरे यार क्या छोटी छोटी आफत है साली। अब तो बहुत मेहनत होगी मेरी फालतू में यार। चलो खैर, हाँ जब मैं यूं देख रहा था मुझे थोड़ा सा, चलो ठीक है, वो थोड़ा सा लहरा रही है वहां पे, कोई दिक्कत। एक जो मुख्य अक्ष के समांतर है वह फोकस से गुजरेगी, मिले नहीं है भी साहब, है ना, वो इसीलिए मैंने, अरे यार बहुत आफत है साहब इसमें, मेरे को चित्र में फंस नहीं जाऊं कहीं मैं। सॉरी 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 भाई डियर, तो मैं सभी एक बार के लिए प्लीज, है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे को 1 मिनट पहले ये लाइन सीधी खींचनी पड़े, खींच गई, चलो ये लो, क्लियर, और ये लो, है ना, तेजी से कर देता हूं तो ठीक बन जाएगा। हाँ साहब, ये तो होगी एक मुख्य अक्ष के समांतर, ये सब यहाँ पर वाइट को कर दूं यूं, है ना। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो मुख्य फोकस से गुजरेगी, वाइट ले ली मैंने, उसको मैं ये रेड कर लेता हूँ ताकि वो एक सिमेट्री मिले। तो ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, वेरी गुड। आगे थोड़ा सा इसको भी ले जाऊं और उसको भी ले जाना पड़ेगा, चलो यहाँ मिल गई है, ठीक है। देखो सब ठीक, इन दोनों किरणों ने यहाँ पे प्रतिबिंब बनाया, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, है ना। अब वो सॉरी F2F के बीच में थोड़ा बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, ये P डैश Q डैश। ये प्रतिबिंब आपको किसने बना के दिया? ये प्रतिबिंब देने वाला है अभिदर्शक, है ना। तो ये प्रतिबिंब की दूरी किससे कहलाएगी? अभिदर्शक से, ठीक है साहब। तो यहां तक की बात को दोबारा समझा दूं, चित्र थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो दृश्य की ओर होने के कारण इसकी फोकल लेंथ कम लोगे आप, ताकि वस्तु समीप रख सकें। और F के बीच में आप वस्तु नहीं रख सकते, वस्तु तो आपको F2F के बीच में रखनी पड़ेगी। OF के बीच में तो तब रखना जब लेंस के बाद आपकी आंख हो। आपकी आंख लेंस के बाद नहीं है, बल्कि आपकी आंख तो अभी क्या नाम से दूर है, अब अगला लेंस में आएगी, है ना। तो सब ये जो अपने को प्रतिबिंब मिला, ये प्रतिबिंब प्रदान किया अभिदर्शक ने। अब नेत्रिका की बात करें, नेत्रिका की फोकल लेंथ कमी होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर है, वो तो बात अपन पिछले उसमें ही जान गए थे, पर अब ये यहाँ के हिसाब से लेनी पड़ेगी ना। अब यहाँ तो ये बड़ा प्रतिबिंब बन गया ना, तो यहाँ थोड़ी बड़ी दिखानी पड़ेगी, वरना नेत्रिका की फोकस दूरी भी कमी होनी चाहिए। वही आपको बता दिया, उतनी ही जितना लेंस आंख के अंदर आ जाए, ये बताया जा चुका। ये तो चित्र की सुविधा की वजह से फिर अपने को इसको बढ़ाना पड़ा उसका आकार, क्योंकि इतना बड़ा तो P डैश Q डैश बन गया। F2F के बीच में आपने रखा तो 2F पर बराबर बनता है, अब F2F पे बड़ा बनेगा, तो इसने बड़ा कर दिया P डैश Q डैश। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना के दे दिया अभिदर्शक ने, वो विवरण अभी कर दूंगा मैं। ये नेत्र की ओर है, इसको आप अभिनेत्र भी कह सकते हो, अभिनेत्र। 1 मिनट, थोड़ा सा चित्र बनाने में टाइम लग रहा है, पर अब लॉजिकली बनाते हैं तो थोड़ा सा लगता है ना। ये अभिनेत्र है ना, या इसको आप कह दो नेत्रिका, अंग्रेजी में इसे आईपीस कहते हैं। इसलिए इस लेंस को बोलेंगे अपन LE। अब सब इधर आंख है आपकी, अब आपको सामने ही बनाना है, तो यहां सामने नहीं बनाना, यहां सामने बनाना है। अब नेत्रिका को तो सामने ही देखना पड़ेगा, और सामने देखने के लिए
बिंब का होना चाहिए और एफ के बीच में। तो नेत्रिका अपने सामने ही प्रतिबिंब देखेगी। नेत्रिका के लिए पी डैश क्यू डैश किसका काम करता है? बिंब का। नेत्रिका तो इसे क्या समझ रही है? बिंब ही समझ रही है। अब नेत्रिका इससे क्या करते हैं? नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाओ और नेत्रिका को आगे पीछे खिसका कर ये इसके फोकस में एडजस्ट करो। ये देखो नेत्रिका के फोकस में लिया है अपन। इतनी दूरी थोड़ी सी पास ले लेते हैं ना। ये सब वस्तु को इस लेंस को खिसका कर किसके अंदर लिया है? एफी के अंदर लिया है। नेत्रिका ऐसे ही क्या समझती है? वस्तु समझती है। तो नेत्रिका के लिए क्या हुई? वस्तु ही। अब नेत्रिका इसका सामने की ओर, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर है ना, और एक ये किरण। अब ये दोनों आगे ले जाओगे तो सब प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब देखो मैं थोड़ा सा खींचता हूं। अब प्रतिबिंब देखो बहुत बड़ा बनेगा एक्चुअली। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं कहीं ना कहीं ना। इसको ऐसा कर देते हैं, थोड़ा इसको तिरछा कर देते हैं इस वाली रेखा को। 1 मिनट, बड़ा हो गया ना। फिगर है साहब बनती है, ऐसे चलता रहता है ये काम। ठीक है, इसको एफ को यहाँ से हटा दें और यूँ थोड़ा तिरछा कर दें इसको। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं सब, है ना। ये कोशिश करते हैं, ये यहाँ ले लेते हैं एफ ई, क्योंकि ये प्रतिबिंब बनाएंगे अपन। अब थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ेगा सभी, है ना। ये प्रतिबिंब अब थोड़ा सा उसको सीधा साधा मान लो आप, क्योंकि अभी कहाँ मैं करूँ। ये अंतिम प्रतिबिंब P डबल डैश Q डबल डैश, जो आप कहाँ ले जाके देखेंगे। अब मैं लॉजिकली समझा तो दूंगा सब आपको, लेकिन ये आप अंतिम प्रतिबिंब D दूरी पर ले जाके देख लीजिए, स्पष्ट दिखेगा। चलो सब एक बार मैं लॉजिकली आपको पूरी बात समझा देता हूँ, फिर अपना काम करते हैं। ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण है, इसे कहेंगे अपन बीटा। एक बिना लेंस के, तो बिना लेंस के तो आप वस्तु को कहाँ रखेंगे? D दूरी पर। ये वस्तु PQ और ये नेत्र पर आंतरिक कोण, इससे आप कहेंगे अल्फा। अभी हम निकाल दें अपन। ये मैं इसको एक बार थोड़ा सा सीधा सा बना देता हूँ, और ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसको चलने दो आप, है ना। ये थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, बोर्ड थोड़ा ऊपर बनता। चलो साहब मैं एक बार सामने से हटकर पूरी बात सुना देता हूँ आपको। हाँ साहब, 2 या अधिक लेंसों के संयोजन से निर्मित सूक्ष्मदर्शी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। हम जो बनाएंगे इसमें 2 उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये उत्तल लेंस बेलनाकार नलियों के सिरों पर लगे होते हैं। ये बेलनाकार नलियां इस प्रकार होती हैं कि एक दूसरे में समाहित हों, इनको आगे पीछे सरकाया जा सके या घुमाया जा सके। इस व्यवस्था को दंतुर दंड चक्र व्यवस्था यानी रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट कहते हैं। अब दृश्य की ओर वाले लेंस को या बिंब की ओर होने वाले लेंस को अभिदर्शक यानी ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए ताकि वस्तु इसके समीप रखी जा सके, है ना, क्योंकि रखना तो F to F के बीच में ही है। अब F जितना कम होगा, जैसे मान लो F 5 सेंटीमीटर हुआ तो आप 6 सेंटीमीटर पे रख दोगे, 6 पे रखोगे। अब F मान लो 2 सेंटीमीटर होता तो आप 3 पे रख सकते थे ना, फिर 6 पे रखने की जरूरत कहाँ थी। अगर F इसका 1 सेंटीमीटर था तो आप 2 सेंटीमीटर पे वस्तु रखते हो, क्योंकि रखनी तो आपको F to F के बीच में ही पड़ेगी। तो साहब इसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए ताकि बिंब से आने वाली अधिक से अधिक किरणें एकत्रित करके
प्रतिबिंब का निर्माण कर सके। ठीक है सर, ये इसने प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया। अभी प्रतिबिंब के निर्माण की बात बाद में करें। बेलनाकार नली के दूसरे सिरे पर नेत्रिका लगी होती है ना, ये भी एक उत्तल लेंस, ये भी कम फोकस दूरी का ही होता है, ताकि सारी किरणें इसको नेत्र के अंदर घुसा के रखते हैं ताकि सारी किरणें नेत्र में प्रवेश कर सकें, तो इसकी फोकस दूरी भी कमी होनी चाहिए। अब सब इसमें प्रतिबिंब का निर्माण है ना, बस अब कोई दिक्कत नहीं है, चित्र में ही थी सारी दिक्कत। प्रतिबिंब का निर्माण ये भी क्या है, एक चैलेंज है सब। लाइव चित्र बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो अक्सर तो क्या है चित्र बना के फिर आपके सामने लाते हैं, मैंने लाइव बना दे तो ऐसा कोई घास गड़बड़ नहीं हो, बस यहाँ एक जगह गड़बड़ हो रही है हल्की सी, वो मेरे पास जगह नहीं, मैं कर कुछ नहीं सकता अब, इसलिए मैंने को रोकना ही पड़ा है ना, नहीं तो मैं अभी मिटार के कर सकता था पर टाइम वेस्ट होता। हाँ सर, F2F के बीच में हम वस्तु रखते हैं, मतलब बिंब रखते हैं, जिसका वास्तविक बड़ा उल्टा प्रतिबिंब P डैश Q डैश अभिदर्शक प्रदान करता है। ये P डैश Q डैश अभिदर्शक ने प्रदान किया, ये इससे पता पड़ जाना चाहिए आपको। P डैश Q डैश को नेत्रिका बिंब समझती है, या P डैश Q डैश नेत्रिका के लिए किसका काम करेगी, बिंब का काम। भाई उसके सामने तो आएगी ये चीजें, तो नेत्रिका तो इस P डैश Q डैश को ओरिजिनल वस्तु समझेगी। अब जिसको देखना है उसको तो सामने ही देखना होता है, ये सब मैंने आपको सरल सूक्ष्मदर्शी में समझा भी दिया था, और मेरे पास है भी सही, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जब देखना होता है तो उससे हमें O और F के बीच में रखना होता है। ये देखो, ये सब ये O और F के बीच में रखना पड़ेगा, जिससे अपने आँख इधर है तो सब, अब उससे तो F के अंदर ही लाना पड़ेगा नेत्रिका को, तो है ना, तो नेत्रिका को हम आगे पीछे खिसका कर, ये आगे चित्र ना, नेत्रिका को आगे पीछे खिसका कर P डैश Q डैश को नेत्रिका अपने फोकस के अंदर एडजस्ट करती है। देखो, आपने भी अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपने भी देखो, ये आपके हाथ में लेंस आता है तो आप उसको ऊपर नीचे करके देखते हो, ऊपर नीचे करके इसलिए देखते हो कि वो आपको तभी दिखेगा जब वस्तु किसके अंदर जाएगी, लेंस के फोकस के अंदर जाएगी तो दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। तो हमारे हाथ में भी जैसे कोई लेंस आया आपके हाथ में तो आप भी यूं करके देखोगे, है ना, यूं करके क्यों देखना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक वस्तु O और F के बीच में नहीं आ जाएगी तब तक आपको दिखाई नहीं देगी। तो नेत्रिका को हम आगे पीछे खिसका कर P डैश Q डैश को नेत्रिका के फोकस के अंदर लाते हैं, यानी O2 Fe के अंदर लाते हैं, फिर नेत्रिका सामने की ओर बड़ा सीधा आभासी अंतिम प्रतिबिंब P डबल डैश Q डबल डैश प्रदान करती है, जिसे D दूरी पर ले जाके स्पष्ट देख सकते हैं। तो नेत्रिका जो दे रही है, तो नेत्रिका के लिए तो सीधा ही बोलेंगे इससे, है ना, नेत्रिका के लिए तो इसे क्या बोला जाएगा, सीधा। ये नेत्रिका तो सीधा ही दे रही है ना, तो नेत्रिका सीधा देती है, आभासी देती है, बड़ा अंतिम प्रतिबिंब P डबल डैश Q डबल डैश प्रदान। मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि आप जब इस चित्र को नियम से बनाएंगे तो ये किरणें जहां मिले वहीं P डैश लिखना, ये किरणें इधर भी मिल सकती हैं। मतलब मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये PQ को F के पास रख दिया, यहाँ रख दिया, तो आपकी कॉपी में नहीं आएगा चित्र। इसलिए कोशिश ये करना कि ये दूर रखा। अभी देखो मैंने इतना दूर रखा तो भी नहीं आया, चलो मेरे तो बोर्ड था, लेकिन आपके कॉपी में आ जाएगा। तो आप जब बनाओ एग्जाम वगैरह में बना तो आप 2F के पास रखना। अगर आपने F के पास रख दिया, ये आपने F के समीप रख दिया, तो आपका प्रतिबिंब कॉपी में नहीं मारा, ये इतना बड़ा बन जाए P डबल डैश। मेरे तो सामने देख रहे हो, मैं तो इतना जानता था, तो मैंने 2F के कितना नजदीक रखा तो मैं खुश था, मैंने कहा यार आ जाएगा। लेकिन ठीक है, अनुपातिक दृष्टिकोण से मेरा चित्र बहुत बड़ा था, इसलिए मैं भी गच्चा खा गया, है ना। फिर मेरे को भी देखो FE एडजस्ट करना पड़ा, ये मैंने FE को दूर ले गया जान करके, है ना। तो कहने का मतलब जो आप बनाओ, अगर आपने इधर ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो आपकी कॉपी में नहीं आ रहा ये चित्र, फिर P डबल डैश Q डबल डैश बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आप जब भी लो तो आप 2F के नज़दीक लेना, ताकि P डैश Q डैश ठीक ठाक बने। अब P डैश Q डैश की जैसे कोई बुक में देखता है ना बच्चा, बुक में चित्र गलत होते हैं इसके, इसने मुझे इतना समझा। बुक में जब बच्चा देखता है तो बुक में क्या देखता है वो, क्या इधर लेंस, इस लेंस के इधर बन रहा है तो इधर बनाओ,
कि कई में इस लेंस के इधर बन, अरे भैया जहां किरणें मिलेगी वहीं बनाना है, कोई ड्रामा ही नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, कतई भी, है ना। तो मेरे तो यहाँ मिल गया तो मैंने यहाँ बना दिया, किसी के यहाँ मिलेगा तो यहाँ बनाएगा, किसी के इधर मिलेगा इस लेंस के भी इधर तो वहाँ बनाएगा। अभी मान लो मुझे यही होप थी कि यहाँ मिलेगा, मैंने यही सोच रखा था, लेकिन नहीं मिला, वरना मेरे को यहाँ था कि यहाँ तक आ जाएगा मेरा चित्र, तो इससे मैंने लंबाई ज़्यादा रख ली थी, पर वो नहीं हुआ साहब, वो वहाँ बन गया। तो आपके तो जहाँ मिलेंगे वहीं बनाना है, ठीक है ना। ये अंतिम प्रतिबिंब P डबल डैश Q डबल डैश द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण बीटा रहा, और ये बिना लेंस के। अब साहब अपना काम अपने को करना है, और अपना काम अब क्या है वो अपन चलते हैं, सब चालू करते हैं ना। अब आ जाओ, सबसे पहले कोणीय आवर्धन, है ना, कोणीय आवर्धन। पहले बेसिक फॉर्मूला निकलता है साहब, है ना, कोणीय आवर्धन m, ये फाइनल नहीं होता, इससे तो पता पड़ता है कि कोणीय आवर्धन किससे निकाले ना, तो ये फाइनल नहीं होता। कोणीय आवर्धन यानी m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ठीक है ना। बीटा अल्फा का मान रखो, है ना, आराम से tan बीटा। देखो सब ये ट्रायंगल बन रहा है जी, आराम से देखो आप, है ना। लंब P डैश Q डैश, आधार UE। अब ये देखो, ये आपतित किरण है नेत्रिका के लिए, है ना, तो अगर आपतित किरण की दिशा में होता तो पॉजिटिव, यार बार बार क्या नाम से, है ना, एक मिनट, और आपतित किरण के विपरीत होगा तो नेगेटिव। तो देखो आप UE किधर है, O2Q तो नेगेटिव आएगा, तो P डैश Q डैश अपॉन माइनस UE, है ना, tan बीटा, है ना। लिखता हूं सब, tan बीटा m बराबर लंब P डैश Q डैश अपॉन माइनस UE, ठीक है। यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट, चल, m इज इक्वल टू P डैश Q डैश अपॉन माइनस UE अपॉन tan अल्फा। tan अल्फा देख लो यहाँ पे, लंब तो वही PQ है इससे, है ना, आधार नेत्र लेंस के सामने तो माइनस D, तो PQ अपॉन D, है ना। ये सब लिख लेते हैं, PQ अपॉन माइनस सामने D, यानी एक बार तो मैं इसको ऐसे लिख के बताता हूं आपको, फिर दूसरी बार है ना, P डैश Q डैश अपॉन PQ इंटू D अपॉन UE। अब एक चीज तो यहां दिखा देता हूं मैं आपको, फिर आवर्धन तो यही है, लेकिन एक चीज अब देखो यहां ध्यान से देखना, P डैश Q डैश किसके द्वारा प्रतिबिंब है, अभिदर्शक के द्वारा दिया गया प्रतिबिंब है। कौन, P डैश। ये सब फालतू की चीज मिटा दूं यहां से, है ना, ठीक है। अब आ जाओ बात को, P डैश Q डैश प्रतिबिंब किसके द्वारा दिया गया, अभिदर्शक ने दिया ये, ठीक है। और PQ किसके लिए बिंब है, अभिदर्शक के लिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहाँ आ जाइए, P डैश Q डैश अभिदर्शक के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, PQ अभिदर्शक के लिए बिंब। प्रतिबिंब बटा बिंब को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। किसका, अभिदर्शक का, ऑब्जेक्टिव। चलो सब आगे। अब देखो
नेत्रिका के लिए डी क्या है, प्रतिबिंब, और यूई क्या है, बिंब नेत्रिका के लिए। चलो सब, है ना। तो नेत्रिका के लिए डी क्या है, प्रतिबिंब, और यूई क्या है, बिंब। किसके लिए, नेत्रिका के लिए। तो एम ई, मतलब मैंने आपको कहा था ना, m बराबर m1 इंटू m2 इंटू m3 एंड सो ऑन। यानी आप जितने ज्यादा उत्तल लेंस लेंगे उतना आवर्धन शानदार होगा, उतना गजब का आवर्धन होगा। इससे जो अच्छे सूक्ष्मदर्शी होते हैं, उन अच्छे सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक भी कई सारे लेंसों के संयोजन से बनाया जाता है, और नेत्रिका भी कई सारे लेंसों के संयोजन से बनाते हैं। यानी अभिदर्शक में भी बहुत सारे लेंस रखते हैं और नेत्रिका में भी बहुत सारे लेंस रखते हैं, क्योंकि लेंसों की संख्या जितनी ज्यादा होगी आवर्धन उतना ही शानदार होगा। तो ये तो पुरानी चीज थी, मैंने यूज तो कर ली थी लेकिन प्रूव नहीं किया था मैंने, तो साहब यहाँ पे मैंने प्रूव भी कर दिया। क्लियर। अब अपने को तो पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू का मान रखना है। चित्र में आओ बाकायदा। अब चित्र में पी डैश क्यू डैश और पी क्यू का मान रखना है ना। तो ध्यान से देखना, ये पी क्यू, ये ऐसा करें, पी डैश क्यू डैश, एक मिनट, कॉमन ट्राइंगल आ रहा होगा ना, तो कॉमन कहीं ना कहीं ट्राइंगल होगा, कॉमन ट्राइंगल होगा, वहीं से करें। ये देखो सब, अब मैं जिसको येलो कर रहा हूं उसको देखना आप, है ना। ये दो त्रिभुज हैं, समरूप हैं, जो आपको साफ दिख रहे होंगे। एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। ये येलो से ड्रॉ किया है जो मैंने, ठीक है। तो आप साफ देख रहे हो, त्रिभुज पी क्यू O1 व त्रिभुज पी डैश क्यू डैश O1 समरूप है ना। थोड़ा सा आगे पीछे लेना पड़ रहा है, सब बार बार इसलिए, है ना। तो त्रिभुज पी क्यू O1 व त्रिभुज पी डैश क्यू डैश O1, है ना। त्रिभुज पी डैश क्यू डैश O1 समरूप है ना। अब समरूप है तो इसकी वैल्यू निकालना, तो पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू, ये तो वर्टिकल साइड होगी, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू। अब देखो इधर तो लूंगा प्लस वीओ, अभिदर्शक ने दिया है तो O1Q का मतलब प्लस वीओ। भाई अभिदर्शक के लिए ये दूरियां क्या होंगी, धनात्मक, और अभिदर्शक के लिए ये दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक। अभी मिटा दूंगा मैं ना। तो पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू। अब दूसरी क्षैतिज भुजा तो O1Q मतलब वीओ पॉजिटिव, और O1Q डैश, अच्छा O1Q माइनस यू, है ना। तो सब कहने का मतलब ये चिन्ह से जब लिखेंगे अपन तो ये आएगा प्लस वीओ एंड माइनस यूओ, है ना। दोबारा देख लें, फिर मैं उसको मिटा भी देता हूं आता। ये देखें, अभिदर्शक ने दिया प्रतिबिंब है पी डैश क्यू डैश, तो अभिदर्शक के लिए इधर वाली दूरियां पॉजिटिव, तो वीओ पॉजिटिव, ये वाली दूरियां नेगेटिव, यूओ नेगेटिव, है ना। अब मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव मिटाता भी चलता हूं, है ना। चलो सब, अब सारे काम हो गए मेरा ख्याल है। अब इधर नहीं आना पड़ेगा अपने को बार बार, सारी वैल्यू जब अपन पुट कर देंगे उधर, यानी सीधी सीधी बात है माइनस वीओ प्लस यू। चलो रखो एक में एक्स है, एम इज इक्वल टू माइनस वैल्यू रख दो वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू। ये लो सब, डी अपॉन यू। ये आवर्धन का सूत्र है सूक्ष्मदर्शी के लिए।
अब आप तो क्योंकि वस्तु को दो जगह रख के दिखाएंगे, है ना, या तो d दूरी पर या आप रखेंगे अनंत पर, तो केस ले लें। चलो साहब, अब दिक्कत नहीं, अब उधर जाने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी। केस फर्स्ट, यदि अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर बने, है ना। अब ध्यान रखना, केस नेत्रिका पर लगेगा, अभी दर्शक पर केस नहीं लगता कभी भी, है ना। भाई अंतिम प्रतिबिंब बना कौन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका बना रही है, तो केस नेत्रिका पर होते हैं, इसने वीओ यूओ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। ये बनाती है अंतिम प्रतिबिंब, तो देखो इसने बनाया डी दूरी पर, तो आपके कहने का मतलब, ये लिख रहा हूं ना मैं, अंतिम प्रतिबिंब, तो आप नेत्रिका पर भी केस लगाना है ना। तो फॉर्मूला क्या है सब, तो क्योंकि फॉर्मूला तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब क्योंकि यहाँ f की जगह तो लिखना पड़ेगा fe, केस तो नेत्रिका पर लगेगा। v e बराबर ये रखेंगे आप d, सामने ही बनेगा ना प्रतिबिंब, नेत्रिका तो सामने बनाएगी, वह u की जगह लिखना पड़ेगा माइनस, बिंब भी सामने ही है। ये सब 50 बार ले जाना पड़ रहा, थोड़ा बोर हो गए होंगे आप। देखो ये भी सामने ही है, नेत्रिका के केस नेत्रिका पे लग रहा है, तो चिन्ह नेत्रिका से डिसाइड होंगे। ये नेत्रिका वाले इधर चिन्ह नेगेटिव, तो यू ही नेगेटिव आ गया, वी नेगेटिव दिख ही रहा है, इधर वाले नेत्रिका नेगेटिव लेगी, है ना, ये नेगेटिव, उधर तो कोई जा ही नहीं रहा, तो आप उधर देखो ही क्यों, है ना। तो सब फॉर्मूले में रख देते हैं, है ना। इसलिए 1/fe बराबर, ये v की जगह लिख दो 1/d, और ये माइनस माइनस प्लस 1/ue। अब आप अभी दर्शक वाली चीजों को तो छेड़ ही नहीं सकते, क्यों, इस तो नेत्रिका पे लगेगा, तो आपको d/ue चाहिए, d से गुणा कर दो। ये सब समीकरण को d से गुणा कर दिया, ये -1 प्लस d/ue, है ना, यानी d/ue इज इक्वल टू 1 प्लस d/fe, है ना। किस में रख दो, मान 2 में, 2 से आवर्धन कितना, m बराबर माइनस v/uo इंटू d/ue की जगह क्या रख दें, 1 प्लस d/fe, है ना। सारा भी बाद में एक बार समझा देंगे ना, पहले अपन इसको और बातें कर ले, फिर रिजल्ट जो क्या आया वो अपन समझा देंगे एक बार में ना। रिजल्ट, अरे यार ये क्या हो गया, है ना। d/, अरे क्या हो रहा है भाई, हाइलाइटर नहीं, पेन चाहिए मैं तो। चलो d/fe, इसका मतलब वगैरह समझा ही देंगे। तो ये सब आवर्धन का सूत्र, तो मूल सूत्र से चलते हैं, है ना। इसको मैं 3 नंबर देता हूं, 3। अब सब एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के न्यूमेरिकल में कुछ भौतिक राशि लेंसों के बीच दूरी में भी रख सकते हैं। देखो साहब, लेंसों के बीच दूरी, है ना, यानी इसको कहते हैं नली की लंबाई, नली की लंबाई। तो आप सब इस बात का ध्यान रखना, ये नली की लंबाई वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना है। लेंसों के बीच दूरी कितनी है साहब, VO प्लस UE, ये दूरी है जो यहां से यहां तक है, ये लेंसों के बीच दूरी है, तो ये VO प्लस UE है ना। तो सब ये VO प्लस UE न्यूमेरिकल में कराऊंगा तो आपको समझा दूं। अब इसमें क्या करेगा ये न्यूमेरिकल में, कि जैसे कोई भौतिक राशि यहाँ फंस जाएगी, ये नली की लंबाई दे देगा, लेंसों के बीच दूरी दे देगा, फिर एक भौतिक राशि यहाँ से निकाल के वहां आना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ सकता। तो सब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पे बने, एक बार और समझा देता हूं, केस नेत्रिका पर ही लगेगा।
आप केस और किसी पर नहीं लगा सकते, है ना, केस नेत्रिका पर ही लगावें। अभी दर्शक पे केस नहीं लगा क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रही, नेत्रिका, इससे आप इन्हीं की वैल्यू रख सकते हैं, इनको न छेड़ें, है ना। अगला केस है ना, केस सेकंड, केस सेकंड, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, स्पष्ट दृष्टि का आप या स्वस्थ नेत्र के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत है, तो आप दो ही जगह दिखा सकते। अब तो डायरेक्ट है ना, यदि आप अंतिम प्रतिबिंब का बनाना चाहते हैं अनंत पर, तो स्वाभाविक है वस्तु का होनी चाहिए फोकस पर। किसके फोकस पर, नेत्रिका पर, तो डायरेक्ट ही आ गया, है ना। तो डायरेक्ट अपन किस में वैल्यू रख दें, अब डायरेक्ट आप दो में, इसमें रख दो, दो में, सॉरी ये आ गया, दो में वैल्यू रख दो, डी यू ई की जगह रख दो एफ, है ना। तो साहब इसमें डायरेक्ट ही वैल्यू रखनी है, दो से ना, दो से एम बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन यू ई की जगह एफ ई। ये सब आवर्धन का दूसरा सूत्र है ना। आइए मैं सब सूत्रों को एक जगह लिख के फिर समझा दूंगा। ये समीकरण नंबर 3 थी और ये समीकरण नंबर 4। अब सब लेंसों के बीच दूरी, लेंसों के मध्य दूरी, है ना, L बराबर VO प्लस, जैसे VO तो आपने पहले भी लिखी थी, ये VO प्लस UE। अब UE किसके बराबर है, आपने लिख ही दिया। अब UE किसके बराबर है, FE के, है ना, क्लियर। अब मैं सब पहले एक तरफ लिख देता हूँ सारे फॉर्मूले, ताकि वो क्या मेरे को बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। देखो ये तो है बेसिक फॉर्मूला, है ना। मेरे को क्या है, मेरी ज्यादा एनर्जी तो इधर से उधर जाने में हो रहा है। बेसिक फॉर्मूला तो है m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन यू ई, है ना जब। ये तो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेसिक फॉर्मूला, ए लिख देता हूं इससे, है ना। केस फर्स्ट लिया अपन ने, है ना, जिसमें अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, ये लिया साहब अपन ने, है ना, जो अभी क्लोजी किया है अपन ने। उसमें आपका आवर्धन आया m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, है ना। भाई मैं इसका अर्थ समझा सकूं ना आपको सब, तो एक जगह मेरे को लिखना जरूरी था। ये सब देख लो आप हाथ के हाथ, ये मेरे को बार बार यही करना पड़ा था, तो मैं परेशान हो रहा था ना। इस समय जो लेंसों के बीच दूरी L है वो है VO प्लस UE, ठीक है ना। इसका आपको मैं समझाऊंगा कि ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आपके लिए, तो ये भी मैं आपको समझा दूंगा सब, है ना। ये ठीक। फिर अपन ने ये लास्ट केस लिया, केस सेकंड, जिसमें अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर, है ना। तो सब अनंत पर बने, ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में। इसमें अपन ने आवर्धन निकाला जो सामने है इसी, माइनस वी ओ अपॉन यू डी अपॉन एफ ई, ये निकाला सब। इसको सी से बोल देते हैं। इस समय एल बराबर वी ओ प्लस यू ई की जगह क्या आ जाएगा, एफ ई, है ना। यू ई की जगह आ गया एफ ई, ओहो चलो, यू ई की जगह एफ ई, ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहली बात तो आवर्धन के सूत्र में माइनस चिन्ह आ रहा है। अब एक एक बात समझा दूंगा क्योंकि अब एक पेज पे आ गई ना सारी चीजें। आवर्धन के सूत्र में माइनस चिन्ह इसलिए आ रहा है क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब
बिंब के सापेक्ष उल्टा है। ये देखो, P डबल डैश Q डबल डैश PQ के सापेक्ष उल्टा है, इसलिए आवर्धन के सूत्र में माइनस चिन्ह आपको दिख रहा है। वो कोई दोष नहीं है, वो इसलिए ही है कि सब अंतिम प्रतिबिंब बिंब PQ के सापेक्ष उल्टा है। ठीक है सर। अब आ जाओ बात नंबर 2। ऊपर से लेकर नीचे तक तीनों सूत्रों को देखें अपन, तो उच्च आवर्धन के लिए यानी अधिक आवर्धन के लिए, अब अधिक आवर्धन के लिए क्या होना चाहिए सब देख लो। अब पूरे फॉर्मूले में आप कहोगे UO कम होना चाहिए, ये कहोगे। UO कम होना चाहिए का मतलब क्या है, तो चित्र पे चलते हैं अभी 2 मिनट में। UO कम होने का मतलब है कि ये जो UO है ये आपको पास रखनी है वस्तु, तभी तो UO क्या कर पाओगे, आप कम कर पाओगे, है ना। तो UO को कम करने के लिए वस्तु को आप पास रखो। अब वस्तु को पास कैसे रखो, वस्तु को पास रखना आपके हाथ की बात थोड़ी है भाई, आपको तो वस्तु कहाँ रखनी पड़ेगी, F2F के बीच में ही रखनी पड़ेगी, अभिदर्शक के फोकस और 2F के बीच। अब देखो ऐसे समझो, अभिदर्शक की फोकस जो है दूरी वो 10 सेंटीमीटर है, तो आप वस्तु को 10 से 20 सेंटीमीटर के में बीच ही रख पाओगे। अगर अभिदर्शक की फोकस दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर होती तो आप वस्तु को 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच ही रख सकते थे, मतलब पास रख सकते थे। चलो एक और बात कर लें, मान लो अभिदर्शक की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर ही होती तो आप वस्तु को 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच रख सकते थे, मतलब आप वस्तु को पास तो ला सकते हो, लेकिन उसके लिए FO का मान कम होना चाहिए। अगर FO का मान 10 सेंटीमीटर तो आप क्या कर लोगे, 9 पे रख ही नहीं सकते आप, क्योंकि रखना तो 10 और 20 यानी F और 2F के बीच पड़ेगा। पर जब आपने फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर की तो आप वस्तु को आप 5 और 10 सेंटीमीटर के बीच रख सकते हैं, 5 और 10 सेंटीमीटर के बीच रख सकते हैं, मतलब पास लिया है पहले से। अगर मान लो फोकस आपको 5 सेंटीमीटर से ही पास रखनी है, नहीं रखनी 5 सेंटीमीटर, तो आप 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदर्शक ले लो। 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदर्शक लोगे तो अब वस्तु को 2 से 4 सेंटीमीटर के अंदर ही रखना पड़ेगा, मतलब तो 5 के अंदर रख दोगे आप। तो आपको जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने क्या कहा था कि साहब अभिदर्शक की फोकस दूरी कम होनी चाहिए ताकि वस्तु अभिदर्शक के समीप रखी जा सके। इस वस्तु को जितना पास में रखेंगे उतनी ज्यादा ये किरणें एकत्रित करेगा और उतना स्पष्ट चमकीला प्रतिबिंब P डैश Q डैश प्रदान करेगा। तो सब ये अपन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था थ्योरेटिकली, लेकिन इसका परिणाम भी यही आ रहा है कि साहब UO कम होना चाहिए, तो UO कम होना चाहिए इसका मतलब अतः ये तभी संभव है जब FO, सॉरी उस कैपिटल नहीं लिखे हैं, शॉर्ट लिखना पड़ेगा, FO कम हो ना, तो सब FO अतः FO कम होना चाहिए। ठीक है साहब, तो साहब शॉर्ट में लिखो, हाँ उसकी फोकल ले, ये तो फोकस है, उसको वास्तव में स्मॉल ही लिखेंगे अपन ना, फोकस दूरी को तो छोटा ही लिखेंगे ना। FO कम होना चाहिए, आगे सब बात, FO कम होगा तो UO कम हो जाएगा और UO कम हो जाएगा तो M उच्च हो जाएगा। चलो साहब, अब सेकंड में ये यूं कह रहा है
उसको तो मत देखो, तो बेसिक फॉर्मूला इनको देखो। एफ भी कम होना चाहिए, ये कह रहा है। एफ का मान भी क्या करो, कम करो। तो सब ये भी आपको बता रखा था कि एफ कम करोगे तो स्वाभाविक है सारी किरणें नेत्र में एंटर कर जाएंगी, उसका द्वारक भी छोटा होना चाहिए और फोकल लेंथ भी कम होनी चाहिए। लेकिन आपकी तो मजबूरी है ना, इस जो इसने दिया पी डैश क्यू डैश, उसको तो अंदर लाना ही पड़ेगा ना, तो उसको अंदर लाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है जो भी सही है कि एफ कम होना चाहिए, है ना, लेकिन एफ का मान एफ से तो ज्यादा ही होगा। तो साहब एफ भी कम हो लेकिन एफ ग्रेटर देन एफ ओ। भाई उसके साथ तो एक प्रॉब्लम है ना, नेत्रिका के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि नेत्रिका को ये वस्तु एफ के अंदर लानी पड़ती है। ये देखो ना, ये देखो, ये एफ के अंदर लानी पड़ती है, तो कम तो हो, लेकिन अब ये जो प्रतिबिंब फेंकेगा वो उसके लिए बिंब का काम करेगा, तो उसको अंदर लाएगी, एडजस्ट करेगी अंदर की तरफ। तो स्वाभाविक रूप से एफ कम तो होना चाहिए। वो तो आपको मैंने कल भी पिछले लेक्चर में बताया था कि सारी की सारी किरणें आँख के अंदर प्रवेश कर सकें, लेंस छोटा भी हो ताकि पुतली के अंदर समा सके। तो एफ में तो प्रिकॉशन रखनी पड़ती, लेकिन एफ जो देगा वो एफ को अंदर लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए एफ एफ से तो बड़ा होगा। तो साहब ये पूरा लॉजिकल चित्र है, सारा लॉजिक से समझाया, बस एक ये छोटी सी गड़बड़ियाँ हो गई थी मिल न पाने के कारण। ये दूरियां जो अभिदर्शक से लिए उनको ओ लिख के बोला है, जो नेत्रिका से लिए उनको ई लिख के बोला है, बाकी त्रिभुज विभुज सब आपके सामने हैं। ये आपको बता दिया गया है कि जितने ज़्यादा लेंस लेते हैं आवर्धन उतना ही शानदार होता है। आवर्धन का ये बेसिक फॉर्मूला होता है जो बताता है कि इससे पता करो, फिर अपन रखते हैं, फिर ये चीज़ आती है। इसमें मेरे को लेंस नली के बीच की दूरी नली की लंबाई के लिए छोटा सा बात बोलनी है कि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल में तकलीफ पैदा करेगा आपके सामने ना, न्यूमेरिकल में तकलीफ पैदा की जाती है। इसको कोई ये फिगर थोड़ा सा ढंग से नहीं बना। न्यूमेरिकल में तकलीफ पैदा करने का एक तरीका है ना, वो तकलीफ पैदा करते हैं एलो से। क्या करते हैं ये कि जब न्यूमेरिकल देंगे तो कोई भौतिक राशि आपकी किस में फंसा देंगे, नली की लंबाई में, है ना। नली की लंबाई में चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं होता है। यू ही नेगेटिव तो भी पॉजिटिव लिखना, वी ओ वगैरह जो भी है, वी ओ तो हालांकि नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो वी ओ तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो उसकी तो बात ही छोड़ो। लेकिन यू ही नेगेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव हो तो भी आपको पॉजिटिव ही लिखना है ना। तो सब नली की लंबाई को आप विशेष रूप से ध्यान रखना, केस वाइज अनंत पर बने, यहाँ चली रहा है ये देखो नली की लंबाई, और डी दूरी पर बने तो आपको बता ही रखा है। तो कुल मिला के फिर मैं ज़्यादा चीज़ें तो आपको न्यूमेरिकल के समय समझा पाऊँगा। इसमें ज़्यादातर जब न्यूमेरिकल करोगे आप, तीसरी बात मैंने बताई दी, माइनस चिन्ह बिंब के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब के उल्टे होने को बता रहा है, वो कोई दोष नहीं है, वो तो प्रतिबिंब उल्टा बना है ना। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको न्यूमेरिकल के बाद समझाऊंगा। तो या तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ इसके न्यूमेरिकल हाथ के हाथ डाल दूँ, देखता हूँ कल के लेक्चर में या तो सूक्ष्मदर्शी वाले न्यूमेरिकल एक साथ ले लें, फिर दूरदर्शी स्टार्ट करें। तो पहले तो बुक के ही करेंगे, ये न्यूमेरिकल भी अच्छे शानदार होते हैं, तो कोशिश करते हैं देखो, नहीं तो फिर ये भी तरीका अच्छा है कि पहले सब निपटा लो फिर एक साथ न्यूमेरिकल करो, वो मैं देख लूँगा, वो आप टेंशन मत लो, ठीक है साहब। तो ओके, मेरी तरफ से सूक्ष्मदर्शी एंड होता है ना। फिर कुछ कमी रही हो तो मैं न्यूमेरिकल से उसको पूरा करूँगा। मैंने तो 50 बार दोहरा दिया इस चक्कर में कि कोई कमी लगे ना। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।